वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमर्सीफाई। तो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। हम स्कोप ऑफ सप्लाई ही डिस्कस करेंगे जिसमें कि सारा कुछ सप्लाई के रिलेटेड कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ देयर अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 जिसके अंडर क्लॉज ए जनरल डेफिनेशन ऑफ सप्लाई के बारे में है। क्लॉज बी इज़ अबाउट इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्लॉज सी इज़ अबाउट सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, जहाँ हम सप्लाई करते हैं बट कंसिडरेशन नहीं इन्वॉल्व होती। तो ये स्केड्यूल 1 होगा जो हम डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट 2017। देन आएगा सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A जिसमें कि हम स्केड्यूल 2 डिस्कस करेंगे। उसमें टोटल 7 पैराज होंगे और उसके अंडर 18 पॉइंट्स होंगे। तो हम देखेंगे कि बड़ी सिंप्लीफाइड मैनर से हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 जिसमें कि हम नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी दैट इज स्केड्यूल 3 डिस्कस करेंगे। उसमें 8 पैराज होंगे इन टोटल एंड वो बहुत ही ज़्यादा इजी टू लर्न होंगे। और बाद में आएगा सेक्शन 7 सब सेक्शन 3। वैसे सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 इज़ नॉट कवर्ड अंडर आवर सिलेबस क्योंकि ये कुछ लिस्ट होती हैं, चीज़ों की लिस्ट होती हैं जो कि नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट होती हैं और ये बाद में ही नोटिफाई की जाती हैं कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इसमें हम कह सकते हैं कि द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द ट्रांजैक्शंस दैट आर टू बी treated as supply of goods and not as supply of services or as a supply of services and not as supply of goods। तो इसमें कुछ वो चीज़ें होंगी जो कि गवर्नमेंट बाद में नोटिफाई करेगी। तो आइए देखते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए दैट इज डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल एट्सेट्रा। सप्लाई हर चीज़ की, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, हर तरह की गुड्स, हर तरह की सर्विसेज जैसे कि सेल्स, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, हर चीज़, हर तरह की सप्लाई को हम क्या बोलेंगे, सप्लाई माना जाएगा जो कि मेड और अग्रीड टू बी मेड है और वो कंसिडरेशन के लिए है। जो रेड वर्ड है ना हाईलाइटेड, दिस इज़ द की पॉइंट टू बी नोटेड and that supply should be made by a person and it should be made in the course or furtherance of business. Again ये red point is the key point. Why? Because these are the two key points which are actually going to constitute a supply. तो वो ये था हमारा सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई के अंदर ये चीज़ें कवर होती हैं जो कि कंसिडरेशन के लिए हो और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। तो आगे देखते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी दैट इज़ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस मतलब हमने बाहर से कोई सर्विस ली है, राइट? वो अगर कंसिडरेशन के साथ है तो अगर वो, उसमें भी 2 केसेस होंगे। अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ली होगी तो हम जीएसटी पे करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड अगर वो नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ली होगी तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट OIDAR। ये OIDAR है जो OIDAR दिस थिंग इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा असेस रिट्रीवल। दिस इज़ अबाउट जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं बाहर से, कोई भी अगर वो हम बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं, वो भी एक काइंड की सर्विस है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। अदरवाइज अगर कोई भी हमने सर्विस ली है एंड दैट इज़ नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो हमारी एग्जेम्प्ट होगी अंडर जीएसटी। आगे देखते हैं विदाउट कंसिडरेशन, जो हमने इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की है जिसमें कि हमने कुछ भी पे नहीं किया है इन रिटर्न। वो अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है विदाउट कंसिडरेशन, इफ़ इट इज़ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और अगर वो रिलेटेड पार्टीज या ओन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से ली है तो हमें जीएसटी ऑफ कोर्स पे करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखिए इसमें एक समझने वाली बात है, अगर तो रिलेटेड पार्टी से लिए हमने कोई भी सर्विस, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की है, हमने बाहर से मंगवाई है सर्विस, राइट? सर्विस हम लेते हैं यूजुअली बाहर से, तो अगर वो तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड दैट इज़ विदाउट कंसिडरेशन।
और वो ली किससे की है, रिलेटेड पर्सन से, जैसे कि हमारी खुद की सब्सिडरी हो गई या फिर होल्डिंग कंपनी होगी या फिर ओन इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया या हमारी खुद का ही एक पार्टनरशिप बिजनेस है आउटसाइड इंडिया। तो अगर उनसे हमने सर्विस ली है विदाउट कंसिडरेशन देन वी आर लाइबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो दिस इज द पॉइंट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी नोटेड ओवर हियर। उसके बाद अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, दैट इज़ अगर हमने कोई सर्विस ली है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो रिलेटेड पर्सन से नहीं ली है बट, तो उसमें क्या होगा, वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई नहीं मानी जाएगी अगर हमने वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ली है और हमने वो रिलेटेड पर्सन या ओन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से नहीं ली है, वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो अगर हमने वो सप्लाई ली है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की है और वो नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की है, तो वो इन केस इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि वो हमारे कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है ही नहीं। जैसे हम एज अ कंज्यूमर कोई कोर्स ख़रीदते हैं, सपोज़ वो हमने आउटसाइड इंडिया से कोई कोर्स ख़रीदा है, तो उसके लिए हम GST पे करने के लिए लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि हमने वो बाहर से ली है एंड वो हमारे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, दैट इज़ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसमें कि हमने 2 केसेस किए हैं, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, और दोनों के अंडर सेपरेटली हमारे कवर हुए हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड नॉट इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो दैट्स इट। आगे देखते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, दैट इज़ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। अब हमने पिछले में देखा कि जहाँ विदाउट कंसिडरेशन हमने कोई सप्लाई करवाई है, फ्रॉम रिलेटेड पार्टी करवाई है, तब तो हम GST पे करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट अगर हमने नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हमने कोई भी सप्लाई करवाई है बाहर से, तो वी आर नॉट लाइबल टू पे GST। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई अंडर GST। तो हम अब देखेंगे, अब क्लॉज सी के अंडर हम ऐसे केसेस देखेंगे जहाँ पे चाहे कंसिडरेशन नहीं इन्वॉल्व, फिर भी हम उसे सप्लाई मानेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट केस। पैरा 1 के अंडर परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट वेयर ITC हैज़ बीन अवेल एंड विदाउट कंसिडरेशन। तो जहाँ पे हमने बिजनेस का कोई एसेट ट्रांसफ़र किया है और वहाँ पे ITC हमने अवेल कर लिया है, विदाउट कंसिडरेशन हमने ट्रांसफ़र कर दिया एसेट, ITC अवेल हो गया, विदाउट कंसिडरेशन है, तो इसमें क्या है, हमारा वो सप्लाई माना जाएगा। इसमें अब एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। एक सपोज़ एक बिजनेसमैन है, उसने अपनी 50 शर्ट्स डोनेट कर दी, बट उस पर ITC अवेल वो कर चुका था। अब सरकार उसे कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी कि दैट यू आर स्टिल लाइबल टू पे GST ऑल्दो यू हैव डोनेटेड द थिंग्स, यू आर स्टिल लाइबल टू पे GST। वाई? बिकॉज तुमने वहाँ से ITC पहले ही अवेल कर लिया था, तो वो सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि जो शर्ट्स थी वो तो उसके बिजनेस का एसेट था ना, वो इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री इज़ एन एसेट फॉर अ बिजनेस, राइट। सो पैरा 1 ये कहता है वेयर देयर इज अ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट एंड वेयर ITC has been availed and without consideration such transfer has been made, in that case supply will be considered. पैरा 2 के अंदर है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सनस और बिटवीन डीम्ड रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सनस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसमें यह है कि हमने अगर गुड्स की सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की है बिटवीन रिलेटेड पर्सनस और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सनस के बीच में, और वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की है, तो वो सप्लाई मानी जाएगी, चाहे वो हमारी विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो। पैरा 3 के अंडर है एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड सेलिंग एजेंट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सपोज प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को गुड्स भेजी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बेचने के लिए। सेलिंग एजेंट को इसीलिए देते हैं हम गुड्स ताकि वो बेचे आगे, और उसने भेजी प्रिंसिपल ने, तो चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना भेजे, सप्लाई करे गुड्स की प्रिंसिपल, तो भी ही विल बी लाइबल टू पे GST, क्योंकि ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंडर मेंशन्ड है कि अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को सप्लाई करेगा इवन विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देन ही विल बी लाइबल टू पे GST एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। तो पैरा 4 देखते हैं। पैरा 4 इज अबाउट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस by a taxable person from related party or one of its own establishments outside India will attract GST under RCM। हमने ये वही वाला केस है जो हमने पिछले पॉइंट में किया था क्लास बी में, कि जब हम इम्पोर्ट करते हैं कोई
रिलेटेड पर्सन या वन ऑफ इट्स ओन इस्टेब्लिशमेंट जो कि आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश्ड है, और हम उनसे बाहर से सर्विस मंगवाते हैं, कोई भी लेते हैं, तो उसके वो एक सप्लाई मानी जाएगी, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो। तो ये 4 पैराज थे, 4 केसेस थे अंडर क्लॉज C ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, एंड दैट इज़ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। तो आगे देखते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, ये स्केड्यूल 2 बताता है। आइए देखते हैं कि स्केड्यूल 2 है किसके बारे में। Where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1, जहाँ पे कुछ सर्विसेज कुछ ट्रांजैक्शंस या कुछ एक्टिविटीज़ सप्लाई मानी जाती हैं, है ना, अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, दे शैल बी ट्रीटेड एज आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो बेसिकली स्केड्यूल 2 हमें ये बताता है कि कौन सी सप्लाई को हम सब गुड्स की सप्लाई मानेंगे और कौन सी सप्लाई को हम सर्विसेज की सप्लाई मानेंगे। इसमें मैंने बताया था कि टोटल 7 पैराज होते हैं और इसके अंडर 18 पॉइंट्स होते हैं टोटल। तो आइए देखते हैं कौन से हैं। पैरा 1 के अंडर फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। इमीडिएटली हमने ट्रांसफ़र कर दिया टाइटल गुड्स का, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टाइटल ट्रांसफ़र हुआ गुड्स का, तो वो क्या होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी वो। आगे है ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स इन गुड्स। हमने गुड्स के साथ राइट ट्रांसफ़र किया है, टाइटल नहीं ट्रांसफ़र किया, तो वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स फ्यूचर डेट, मीन्स हमने टाइटल तो ट्रांसफ़र कर दिया, इमीडिएटली ट्रांसफ़र नहीं किया, बट हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि ऑन अ सर्टेन फ्यूचर डेट द टाइटल विल बी ट्रांसफर्ड टू द पर्सन, तो वो क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। अंडरस्टूड। आगे हम देखते हैं पैरा 2, 7 पैराज और टोटल, तो अब पैरा 2 देखने जा रहे हैं हम। उसके अंडर है रेंटिंग ऑफ लैंड। अगर हम कोई लैंड रेंट करते हैं तो वो किस चीज़ की सप्लाई मानी जाएगी, सर्विस की होगी या गुड्स की। ऑफ कोर्स लैंड इज़ यूजुअली नॉट कवर्ड अंडर GST, बट जब हम रेंट करते हैं लैंड को तो वो रेंटिंग जो सर्विस होती है उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, दैट इज़ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके। तो आगे है रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग को रेंट किया हमने, तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि इसमें कोई गुड्स इन्वॉल्व है, नो, रेंटिंग इन्वॉल्व है जिसमें जो कि एक सर्विस मानी जाएगी, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस के अंडर कवर होगा। आगे देखते हैं हम पैरा 3 के अंडर फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स टू जॉब वर्कर। प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स भेजी, एम्प्लॉयर ने जॉब वर्कर को गुड्स भेजी, उस पर उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए और उन्हें प्रोसेस करने के लिए, सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स एंड दस सोल्ड इन द मार्केट। तो वो क्या होगी, सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, वो सप्लाई मानी जाएगी और सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। उसके बाद है पैरा 4 और उसमें है फर्स्ट पॉइंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट विद और विदाउट कंसिडरेशन। हमने कोई बिजनेस एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया या सेल कर दिया, तो वो चाहे विद कंसिडरेशन हो या चाहे विदाउट कंसिडरेशन, उससे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। पुटिंग गुड्स टू प्राइवेट यूज़ और मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू अदर पर्सनस फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। हमने कोई गुड्स अपने बिजनेस में से ले ली पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर हमने कोई अदर पर्सन को दी जो कि नॉन बिजनेस यूज़ के लिए पर्पस के लिए वो गुड्स यूज़ करने जाएगा, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन हो चाहे विद कंसिडरेशन हो, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी और उस पर GST लेवी होगा। थर्ड पॉइंट है सेसेशन ऑफ बिजनेस गुड्स इन स्टॉक डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सपोज इस पॉइंट का ये मतलब है कि हमारा बिजनेस एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी हैं, सीज टू एग्जिस्ट हो चुका है हमारा बिजनेस, और बट अभी हमारी कुछ गुड्स हैं जो स्टॉक में रह गई हैं, तो वो डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी, ठीक है, और उस पर GST लगेगा। पैरा 5 आता है। पैरा 5 में फर्स्ट पॉइंट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल अदर देन लैंड और बिल्डिंग। हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट किया अदर देन लैंड और बिल्डिंग, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग तो हमने देखा कि सेकंड पैरा में कवर हो चुका है, राइट। तो हमने कोई भी रेंट किया इमूवेबल प्रॉपर्टी को, वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। कंस्ट्रक्शन सर्विस एक्सेप्ट 100% कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन। कोई भी कंस्ट्रक्शन सर्विस अगर हम ले रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। आगे पैरा 5 के अंडर है थर्ड पॉइंट टेम्परेरी ट्रांसफ़र ऑफ IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर हमने टेम्परेरी ट्रांसफ़र किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को टू अदर पर्सन, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी।
IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेगेटिव एक्ट मतलब कुछ करना ही ना, कुछ हमने किया ही नहीं, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड, हमने ट्रांसफ़र किया राइट टू यूज़, हमने टाइटल नहीं ट्रांसफ़र किया, सिर्फ राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र किया है किसी भी गुड के लिए, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा अंडर पैरा 5। आगे देखते हैं पैरा 6 के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई इन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसमें कंपोजिट सप्लाई लेते हैं। कंपोजिट सप्लाई हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि है कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड सप्लाई होती है, जिसमें गुड्स और सर्विस भी इकट्ठी हो सकती हैं, या फिर 2 और मोर गुड्स भी इकट्ठी हो सकती हैं, या फिर 2 और मोर सर्विसेज भी इकट्ठी हो सकती हैं। हमने कोई कंपोजिट सप्लाई ली इन रेस्टोरेंट में, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी हमेशा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। पैरा 7 है लास्ट पैरा, ये इसमें फर्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स टू AOP और BOI विच इज़ अनइनकॉर्पोरेटेड इज़ डीम्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। हमने कोई AOP या BOI को हमने सप्लाई की कुछ गुड्स, पर वो जो AOP है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वो अनइनकॉर्पोरेटेड है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो भी डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और उस पर GST लेवी होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। अब हम देखते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 दैट इज़ नेगेटिव लिस्ट, और वो स्केड्यूल 3 के अंडर कवर होता है। इसमें पैरा 1 है व्हेन एम्प्लॉय गिव सर्विसेज टू हिज एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉय सर्विसेज देता है टू हिज एम्प्लॉयर, तो वो नेगेटिव लिस्ट में कवर होगा। नेगेटिव लिस्ट में वो चीज़ें कवर होगी जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी। तो अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है, एम्प्लॉयर इन रिटर्न उससे सैलरी पे करता है, और सैलरी किसका पार्ट है? इनकम का पार्ट है। और इनकम पे टैक्स किस एक्ट के अंडर लगता है? इनकम टैक्स 1961 एक्ट के अंडर। तो इसका कोई भी काम GST के अंडर कोई भी काम नहीं है, तो ये नेगेटिव लिस्ट के अंडर कवर होती है। पैरा 2, इसके अंडर सप्लाई बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ। अगर कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल से हम सर्विसेज लेते हैं जो कि लॉ के अंडर इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, वो भी नेगेटिव लिस्ट के अंडर आएंगे। उसे हम ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, और ना ही उस पर कोई GST लेवी होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट है पैरा 3। पैरा 3 के अंडर MP, MLA, CAJ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, IAS एक्सेट्रा। अब अगर हम इनसे कोई सर्विस लेते हैं, इनकी सर्विसेज भी आउट ऑफ GST हैं, दैट इज़ ना ही इनकी सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विस हैं, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स हैं, सप्लाई नहीं मानी जाती, इस पर GST नहीं लेवी होगा। पैरा 4 है फ्यूनरल, बरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज़। फ्यूनरल, बरियल या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज़, जिसका मतलब है अगर हम फ्यूनरल या फिर फ्यूनरल सपोज वैन हमने ली रेंट की, ठीक है, रेंट पे हमने ली फ्यूनरल वैन किसी डेड बॉडी को लेके जाने के लिए, तो उसके ऊपर GST नहीं लेवी होगा, वो नेगेटिव लिस्ट में आता है। आगे पैरा 5 है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू 5B इफ़ इट इज़ कवर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, अगर हम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग करते हैं, अगर लैंड और बिल्डिंग की सेल करते हैं, तो वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी, और उस पर कोई भी GST नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम रेंट करते हैं, रेंटिंग तो ऑलरेडी कवर्ड है, हमने देखा है रेंटिंग ऑफ लैंड और रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, राइट। बट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को ऑल टुगेदर हमने आउट ऑफ GST रखा है। पैरा 6 के अंडर एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। कोई भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी को छोड़ के, वो भी GST के अंडर नहीं आएंगे, उन्हें ना ही गुड्स की ना ही सर्विसेज की सप्लाई नहीं माना जाएगा। पैरा 7 के अंडर सप्लाई इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर हम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी GST के अंडर नहीं आती, और हम उस पर GST लेवी नहीं कर सकते। पैरा 8 के अंडर आउटसाइड इंडिया परचेज़ किया हमने, इंडियन कस्टम वेयर हाउस में आई गुड्स, फिर सेल आउटसाइड इंडिया। देखिए ये पॉइंट समझने वाला है, हमने सपोज कोई गुड्स आउटसाइड इंडिया सेल की, राइट, तो इंडियन कस्टम वेयर हाउस में वो गुड्स पड़ी रही, और फिर वहीं से हमने आउटसाइड इंडिया सेल कर दी, तो इस पे हमारी इंडियन टेरिटरी में वो एंटर की गुड्स,
सिर्फ कस्टम तक हुई, कस्टम वेयर हाउस तक वो एंटर हुई। कस्टम वेयर हाउस से हमने सीधा ट्रांसफ़र कर दी टू सम अदर कंट्री, आउटसाइड इंडिया हमने सेल कर दी। बाहर से आई और बाहर कोई बेच दी। इंडिया का कुछ इन्वॉल्व हुआ, सिर्फ कस्टम वेयर हाउस इन्वॉल्व हुआ। जब तक कस्टम वेयर हाउस से बाहर नहीं आई गुड, तब तक कोई भी GST या कोई भी टैक्स या ड्यूटी नहीं इन्वॉल्व होगी। इस पर कोई भी टैक्स और ड्यूटी नहीं लेवी होगा। तो कोई भी गुड अगर हमने बाहर से ही परचेज़ की इंडिया से, और इंडिया से बाहर कोई बेच दी, तो वो उस पर भी GST नहीं लगेगा। वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। वो सप्लाई के अंडर नहीं कवर होगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट स्कोप ऑफ सप्लाई। हमने सप्लाई के अंडर ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट कवर कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सप्लाई, जिसमें हम कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।